नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी ऑपरेशंस इन थर्मल पावर प्लांट। तो जो बहुत दिन से मेरे वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं अपने कोई पर्सनल काम में बिजी था। और अब क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट देखे कि आपको वीडियो चाहिए थे, और कुछ लोगों के तो ऐसे भी कमेंट आए एक दो मेरे भाइयों के कि मेरी वजह से उनकी जॉब लग गई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी मेहनत है और पूरा क्रेडिट आपको जाता है। और आपको बहुत बहुत बधाई आपको जॉब लगने की। और अब जो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा कि इमरजेंसी ऑपरेशंस इन थर्मल पावर प्लांट। जैसा कि आपने कई लोगों ने पूछा भी है कि हमारी जो थर्मल पावर प्लांट की कई बहुत सारी मशीनरी है, पंप है, फैन है, तो उनमें से अगर कोई ट्रिप हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या एक्शन लेना है। तो जो हमारा ये एक यूनिट का ओवरव्यू है, ये सुपर क्रिटिकल यूनिट है हालांकि, लेकिन कॉन्सेप्ट क्योंकि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट की जितनी भी यूनिट हैं 100 मेगावाट से लेकर 800 मेगावाट तक की, वो बिल्कुल सेम है, कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। तो बात करते हैं हम ये ओवरव्यू की, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा हॉटवेल है, यहाँ से हमारा जो साइकिल है वो शुरू होता है, रेनगाइन साइकिल। और उसके बाद में हमारे पास में ये सीईपी है, फिर एलपी हीटर आ जाते हैं, फिर डीएरेटर, फिर उसके बाद में बीएफपी है, और फिर एचपी हीटर, फिर इकोनोमाइज़र, उसके बाद में बॉयलर, सुपर हीटर, एचपी टरबाइन, फिर री हीटर, फिर आईपी टरबाइन, फिर एलपी टरबाइन, और ये अगेन जो स्टीम है लास्ट में कंडेंसर में डंप हो जाती है। तो इस साइकिल में जो हमारी साथ में ये वाटर की साइकिल है, साथ में हमारी जो एयर की साइकिल भी चलती है जो फ्लू गैसेज में कन्वर्ट हो जाती है। वो हमारे जो आईडी फैन है उसमें, ठीक है, एफडी फैन है, पीए फैन है। तो ये सब मिलाकर हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है, एक स्मूथ ऑपरेशन के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास में जितनी भी जो इमरजेंसी मशीनरीज है उसमें हमारे पास में एक स्टैंड बाई ऑप्शन भी हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। और अगर स्टैंड बाई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम लोड को कम करके उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो जो जो ये इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, तो आज मैं बात करूँगा, वो करूँगा सीईपी के बारे में, क्योंकि हमारी जो साइकिल है उसमें सबसे पहले हॉटवेल है, और हॉटवेल के जस्ट बाद में हमारा सीईपी आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस सिस्टम में हमारे पास में 3 सीईपीज़ हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी कंडीशन का मतलब क्या है? अगर 3 सीईपीज़ हैं, उनमें से अगर हमारे पास में 2, अगर मशीन फुल लोड पे चल रही है तो 2 सीईपी एट ए टाइम चलेंगे, एक हमारे पास में स्टैंड बाई में अवेलेबल होगा। तो इमरजेंसी कंडीशन का मतलब है कि अगर हमारे पास में एक सीईपी अगर ट्रिप हो जाए, या हमारे पास में दोनों सीईपी ट्रिप हो जाए, ठीक है, तो हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो जो सबसे पहली जो सिचुएशन है वो ये देखते हैं हम, कि मान लो हमारे पास में जो हमारे पास में पंप चल रहे हैं, सीईपी पंप चल रहे हैं, और दोनों में से एक सीईपी हमारा ट्रिप हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सीईपी का जो डिस्चार्ज है, हेडर है, उसमें वाटर कहाँ कहाँ पर सप्लाई होता है या कहाँ कहाँ जाता है। तो सीईपी का जो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है, इसका जो मेन काम है वो है हॉट वेल से पानी, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हॉट वेल का लेवल है, और ये हॉट वेल से कंडेंसेट वाटर को पहुंचाता है डीएरेटर में। ये इसका पाथ है जो एलपी हीटर से होते हुए ये जाता है डीएरेटर के अंदर। तो ये डीएरेटर का लेवल मेंटेन करने के लिए हमारा जो सीईपी पंप है वो काम करता है, जो हमारा कंडेंसेट वाटर है उसको हॉट वेल से डीएरेटर तक पहुंचाता है। इसके साथ साथ में जो इसका जो डिस्चार्ज हेडर है, उससे हमारी जो लाइन है, एक लाइन हमारी पीआरडीएस में चली जाती है, फिर एक लाइन हमारी चली जाती है एलपी बाईपास स्प्रे में, ठीक है, और एक लाइन चली जाती है हमारी जो यहाँ पे जो एक्सेस रिटर्न है वो सीएसटी के अंदर, ठीक है। अगर हॉट वेल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको या तो अपन बाहर ट्रेंच में डंप कर सकते हैं, या वापस सीएसटी में भी, कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में भी डाल सकते हैं। और जो एक लाइन है इसके बाद, वो है हमारी रिसर्कुलेशन की लाइन, जो अगेन कंडेंसर में जा रही है, हॉट वेल में जा रही है, जैसा कि आप इस सिस्टम में देख रहे हैं।
तो ये तो हो गई हमारी जो CEP का जो आउटलेट हेडर है उससे लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। तो अगर मान लो आपका एक CEP ट्रिप हुआ है और एक CEP रनिंग में है, इसका मतलब आपका ये है कि अगर मान लो इंस्टेंट कंडीशन के अंदर एक CEP अगर आपका ट्रिप हो जाता है, मान लो CEP A ट्रिप हो जाता है किसी वजह से, तो अब क्या करेगा कि जो CEP C जो हमारा रनिंग में है वो हमारा यहाँ पर पानी जो वाटर है, कंडेंसेट वाटर, उसकी सप्लाई रखेगा। कहाँ कहाँ पर रखेगा? एक तो अगर रनिंग यूनिट है तो LP बाईपास में इस कंडीशन में हमारे को वाटर देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर पानी नहीं जा रहा होगा। CST की XX जो लाइन है उसमें भी पानी नहीं जा रहा होगा, और मैं मानता हूँ कि रीसर्कुलेशन में भी पानी नहीं जा रहा होगा इस कंडीशन में, ठीक है, अगर ये आपका जो सिस्टम है वो हेल्दी है तो, ठीक है। PRDS में आपका स्प्रे है वो भी चल रहा होगा, और साथ में डीएरेटर के अंदर भी ये जो लेवल डीएरेटर का लेवल मेंटेन करने के लिए ये जो डीएरेटर लेवल कंट्रोल है CDV, ये भी जो है चल रहा होगा। इसमें भी जो कंडेंसेट का फ्लो है वो चल रहा होगा। अब क्योंकि आपका एक CEP ट्रिप हो चुका है, तो अब क्या होगा, जो बचा हुआ एक CEP है उसकी लोडिंग बढ़ जाएगी। लोडिंग बढ़ जाएगी मतलब उस पर जो फ्लो है उसका वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डीएरेटर का लेवल मेंटेन करना है। तो पहले हमारे पास 2 CEP चल रहे थे, अब एक CEP चल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये वाल्व बढ़ने लग जाएगा। अगर ये लेवल लो आएगा तो ये वाल्व बढ़ेगा, और जैसे ये वाल्व बढ़ेगा तो ये हमारा डिस्चार्ज फ्लो है जो CEP का वो बढ़ेगा, और जैसे ही डिस्चार्ज फ्लो बढ़ेगा तो ये जो करंट है ये हाई जाएगी। और हाई करंट पे क्योंकि ये ट्रिप हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है, जो कंडेंसेट डिस्चार्ज वाल्व है जो डीएरेटर का लेवल मेंटेन कर रहा है, इसको हम कम कर लेंगे। इसको जैसे ही हम कम करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे ये करंट मैनेज हो जाएगी, साथ में जो डिस्चार्ज का प्रेशर जो कम चला गया था वो भी मैनेज हो जाएगा, और डिस्चार्ज का जो फ्लो हाई चला गया था वो भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अब जैसे ही अगर मान लो आपका ये ट्रिप हो गया, आपको ये लेना है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ जब आपको मैनुअली लेना हो। अगर ये ऑटो में आएगा तो ये इंस्टेंटली आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में जैसे स्टैंड बाई पे है क्योंकि, तो ये जैसे ही मोटर को कमांड जाएगी, ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन है और ये सब कुछ अपने आप मेंटेन कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे अगर एक ट्रिप हो गया, अब आपको इसको लेना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डिस्चार्ज वाल्व को बंद कर देंगे, ठीक है। अब आपने जो डिस्चार्ज वाल्व को बंद कर दिया, फिर उसके बाद में ये जो CEP है इसका लाइनअप देखेंगे कि ये CEP हेल्दी है या नहीं है। तो इसमें लाइनअप देखने के लिए आपको देखना है CEP के बेयरिंग का ऑयल लेवल, और साथ में जो CEP की जो पंप की है, वाटर पंप की सीलिंग, ठीक है। अब ये अगर मान लो आपने इंश्योर कर लिया, साथ ही जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है अगर वो भी हेल्दी है, तो अब आप इसको कमांड देंगे, और इसको जैसे ही कमांड देंगे तो आप ये इंश्योर करेंगे कि जो इसका जो फ्लो है, जो पहले से एक CEP चल रहा था, इसका फ्लो बहुत ज़्यादा कम नहीं चला जाए। अगर इसका फ्लो कम चला जाएगा तो ये लो फ्लो पे ये भी ट्रिप हो जाएगा। तो अब आपको अगर मान लो इस पंप को भी ट्रिप नहीं होने देना है और इस पंप को आपको चलाना है, तो जैसे ही आप इस पंप को चलाएंगे ये डिस्चार्ज वाल्व ऑटो में खुलता है। जैसे ही ये डिस्चार्ज वाल्व खुलता है तो आप रिसर्कुलेशन के अंदर इसको जो मिनिमम फ्लो की कमांड है वो 980 की या 960 की दे देंगे। मतलब कहने का मतलब दोनों जो पंप हैं उनका जो रिसर्कुलेशन में जो फ्लो है, अगर मान लो किसी वजह से ये CDV बंद भी हो जाता है तो 980 टन से नीचे जैसे ही फ्लो जाएगा तो ये रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों का फ्लो मेंटेन हो जाएगा। अगर फिर भी आपका सडनली नहीं होता है, आपको किसी वजह से लग रहा है कि इसका फ्लो बहुत ज़्यादा कम जा रहा है और इसका भी फ्लो कम चल रहा है, तो आप LP बाईपास के अंदर भी फ्लो बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास में एक ऑप्शन है। तो अगर मान लो हम फिर से इसको देखें, तो अगर मान लो आपका एक पंप ट्रिप हुआ है और आपके 2 पंप रनिंग में थे, जिनमें से एक पंप अगर मान लो आपका ट्रिप हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये आपका स्टैंड बाई में ऑटो में डाला हुआ है तो ये ऑटो में आ जाएगा और तुरंत मेंटेन कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप ये डिस्चार्ज वाल्व को बंद करेंगे, और उसके बाद में इसको जैसे ही कमांड देंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि इसका फ्लो है वो लो नहीं जाए और इसका फ्लो भी लो नहीं जाए।
तो अगर मान लो ये जब आपके जैसे आप इसको कमांड देंगे तो एक बार इसकी जो इनिशियल करंट है वो हाई जाती है। जैसे ही इसकी करंट नॉर्मल होगी तो ये डिस्चार्ज वाल्व खुलेगा। डिस्चार्ज वाल्व खुलने के बाद में इस हेडर के अंदर जो फ्लो जाएगा उस फ्लो को आपको या तो रिसर्कुलेशन के थ्रू कंट्रोल करना है और या आपको सीडीवी खोल के कंट्रोल करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो पा रहे तो तीसरा ऑप्शन है आपका एलपी बाईपास का आप स्प्रे खोल देंगे। एलपी बाईपास का आप स्प्रे खोल देंगे। तो कुल मिला के जो हमें ध्यान रखना है जब सीईपी हम चला रहे हैं तब ये ध्यान रखना है कि जो सीईपी आप चला रहे हैं उसका फ्लो जो है या उसका करंट है वो हाई नहीं जाए, ठीक है। और जो डिस्चार्ज का प्रेशर है वो ज़्यादा लो नहीं जाए। अगर ये लो जाता है तो इसका मतलब फ्लो आपका इंक्रीज हो गया है। तो आपको ये डिस्चार्ज का प्रेशर भी देखना है और साथ में जो सीईपी आप चला रहे हैं उसके साथ साथ जो सीईपी ऑलरेडी रनिंग में है उसका करंट भी आपको देखते रहना है। उसका भी डिस्चार्ज फ्लो और डिस्चार्ज प्रेशर भी आपको वॉच करते रहना है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखते हुए कोई भी नया जब आपका एक सीईपी ट्रिप हो गया हो तो वो सीईपी लेना है। अब जो हमारी ये कंडीशन है तो इसके बाद में एक कंडीशन और आती है कि अगर मान लो हमारे पास में दोनों सीईपी जो रनिंग में थे वो ट्रिप हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना है। अगर हमारे पास में मान लो 3 सीईपी उनमें से 2 रनिंग में थे और दोनों ही ट्रिप हो गए किसी वजह से, तो अगर ये दोनों ट्रिप हो गए तो इंस्टेंटली हमें पहली बात तो लोड को कम करना है। अब लोड को ये साइमल्टेनियसली करना है कि एक साइड में आपका लोड कम हो रहा है, दूसरी साइड में आप बीएफपी बी को ले रहे हैं। अब बीएफपी बी को लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाल्व को वापस जीरो कर देना है, आपको 0% कर देना है। रीसर्कुलेशन का जो है वाल्व इसको आपको 480 की कमांड दे देनी है। मैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, टन पर आवर की आपको कमांड दे देनी है। अब क्या होगा कि जो आपका यहाँ पर जो सिस्टम को अफेक्ट करेगा एक तो पीआरडीएस करेगा, क्योंकि पीआरडीएस में जो हमारा स्प्रे हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये दोनों अगर ट्रिप हो जाते हैं एक साथ तो इससे हम वापस जो हमारा ये नया सीईपी जो लेना है, मान लो सीईपी बी लेना है, तो इसके डिस्चार्ज वाल्व को बंद करके हम इसकी मोटर को कमांड देंगे और ये देखेंगे कि इस लाइन के अंदर हमारा जो फ्लो है वो केवल रिसर्कुलेशन में ही रहे, बाकी कहीं हमारा जो एलपी बाईपास में जो जा रहा था स्प्रे वो भी हमारा जीरो कर देना है एक बार के लिए, ठीक है। जैसे ही हमें इसको कमांड दी इसके बाद में सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो है कि पीआरडीएस का स्प्रे चालू हो जाएगा। इसमें हमें जो पीआरडीएस के टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाएंगे और फिर उसके बाद में जो डिएरेटर का लेवल कंट्रोल करने के लिए ये वाल्व है ये आपको ओपन कर देना है सीईपी की करंट और जो डिस्चार्ज प्रेशर है उसको देखते हुए। और उसके बाद में आप इन दोनों में से कोई सा भी सीईपी एक बार साइट पे दिखवा के उसको लाइन अप करके फिर उस सीईपी को ले सकते हैं। तो ये था हमारा सीईपी का इमरजेंसी में हम सीईपी को कैसे चेंज ओवर करेंगे उसका प्रोसीजर। तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।